Very good morning, all the dear participants, all the respected teachers of Niswa Inter College Azamgarh. Welcome to the yet another session of Quran Teachers Training Program. And what a great day today. So first of all, let's have a warm round of clap for the school and for the environment we have. I think we need all to clap for the same. Great. What a coincidence today. Today we are going to have the G20 summit is going on in Delhi. The leaders all across the globe have reached India already to attend the G20 summit. And at the same time, on 9th and 10th, Niswa Inter College, established in 1938, is organizing another 2 days seminar, 2 days training workshop for its teachers to upgrade the quality of education in Purvanchal, UP East, right? I have come from Gorakhpur, a place which resembles a capital of UP East and known for our change which is going on for last couple of years. And I am representing this project called Udan, which is India's first project on change management for all, change within people, process and system. इंसान तरीका और तकनीक में बदलाव लाने का सबसे पहला और बड़ा प्रोजेक्ट है उड़ान, जो शिक्षा जगत में 2016 दिसंबर से अपना एक बड़ा नाम मुकाम हासिल कर चुका है। मैं रश्मि रंजन आपका फिर से अभिवादन स्वागत करता हूं। और आज और कल यह जो 2 दिन का शिविर आयोजन हुआ है आपके विद्यालय में, आज का प्रोग्राम क्लासरूम मैनेजमेंट पे रहेगा और कल का कार्यक्रम हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पे रहेगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रोग्राम का पूरा लाभ लेंगे, इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, व्हाई डू यू वांट टू बी ए टीचर? आप शिक्षक क्यों बनना चाहते थे एंड आप शिक्षक क्यों बने? कोई भी मैडम अपना रेज करें हैंड और जवाब दे सकते। क्या इसीलिए कि पीसीएस क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, बैंक क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए टीचर की नौकरी मिल रही थी करनी है? या टीचर बनने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कोई कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आप अगर कोई कुछ अपनी व्यक्त करना चाहें अपने विचार को, मोस्ट वेलकम। कोई भी, आई थिंक हाँ मैडम एट द लास्ट, रिस्पेक्टफुल जॉब है। क्यों रिस्पेक्टफुल जॉब है? आपको क्यों लगता है कि टीचर की नौकरी एक रिस्पेक्टफुल जॉब है? क्यों नहीं लगता आईएएस आईपीएस की नौकरी रिस्पेक्टफुल है? डिफेंस की नौकरी आपको महिलाएं उसमें भी जाती हैं। आपको क्यों लगता है टीचर की नौकरी ही एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, इसलिए आपको यही करना चाहिए था और आप यही बनना चाहती थी? कुछ और कारण भी बताइए। ओके मैम, तो आई थिंक आपकी विचार ठीक है, रिस्पेक्टफुल जॉब है और आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, राइट? ओके, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है, क्यों वो टीचर बनना चाहती थी? ओके, 5 सितंबर किस चीज का सेलिब्रेशन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के 2nd प्रेसिडेंट, जिनके जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वो चाहते थे कि उनका जन्म दिवस टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट। उनका कहना था कि द रोल ऑफ द टीचर is to not push the hard facts, the hard logics into the mind of the students, but to prepare them for the tough days to come. इसका मतलब बड़े बड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स के लॉजिक्स को उनके दिमाग में घुसा देना उनका टीचर का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैंने उनको जबरदस्ती फॉर्मूलाज लिखकर E=mc², मैंने टीचर्स ने बच्चों को एजुकेट कर दिया, ये ना सोचे टीचर्स। उन्हें कल के आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना एक शिक्षक का परम दायित्व होता है, प्रमुख भूमिका होती है और यही शिक्षक का रोल होता है। कहा भी गया है संस्कृत में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। दैट मीन्स आप लोग, गुरु मतलब
अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, जो समाज को, जो स्टूडेंट्स को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो गुरु बताए कि ये ऊपर वाला तुम्हारा भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, वो है कौन? वो आप है, वो आप है, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भगवान है। मैं पैदा हुआ तो मुझे नहीं पता था कि भगवान, अल्लाह, जीसस किसको कहते हैं। तो जब गुरु ही जागृत नहीं रहेगा तो वो बच्चों को जागृत कैसे करे? क्लासरूम मैनेजमेंट के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं और आज देश 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मुड़ चुका है, जहां हम रोबोट्स और चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, जहां सीबीएसई में करिकुलम में चैट जीपीटी के द्वारा लेसन प्लान्स, टेस्ट को कैसे डिजाइन किया जाए, इस पर बात चल रही है। और वहां आज का बच्चा कंफ्यूज है कोरोना काल के समय से कि मैडम तो कहती थी कि मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, ये तो आपको डाइवर्ट कर देगा, ये आपके संस्कार विहीन कर देगा आपको। और ये क्या हुआ, कोरोना आते ही मैडम कह रही है डू नॉट हैव 4G कनेक्शन, आपके क्लासेस कैसे होंगे? अपने पेरेंट्स से बात कराओ, देखिए मैडम आप अपने बच्चे को फोन दीजिए, फोन नहीं देगा तो इसके असाइनमेंट्स कैसे होंगे, व्हाट्सएप पे इसके ग्रुप कैसे बनेगा। अचानक में ये जो आई बदलाव जो है, ये कहीं ना कहीं पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक तहलका मचा चुका है, क्योंकि जहां आज देश की सिर्फ 30 से 40% जनता 4G कनेक्टिविटी अफोर्ड कर पाती है और जहां देश में 60% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा गैप है डिजिटल इंडिया में? और आज के एजुकेशन सिस्टम को नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बच्चों तक संस्कार प्लस क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाना ही एक प्रमुख चैलेंज बन गया है। लगता है या नहीं लगता है? एम आई क्लियर और नॉट मैम? बात आप तक पहुंच रही है, मेरे जो विचार हैं आप तक पहुंच रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक बहुत जटिल समस्या है? क्योंकि मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लिख रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकती हैं, आप चाहें तो याद रख सकती हैं, यह आपके ऊपर है। देखिएगा, देश में 15 लाख स्कूल हैं, 15 लाख स्कूल पूरे देश में अनुमान तक। ये 15 लाख स्कूल 96 लाख टीचर्स को इंप्लॉय किए हुए, 96 लाख, 96 lakh teachers are teaching in this 15 lakh schools. How many students? 26 crore. 26 crore students are being taught by this 96 lakh teachers. आपको कहीं भी मुझे बताइए 1:30 का रेशियो दिख रहा है? एक टीचर पर 30 बच्चे कितने स्कूलों में आपको दिखते हैं? और खास करके आप सरकारी स्कूलों में चले जाएं तो एक टीचर पर 30 बच्चे आपको कहां दिख रहे हैं? प्राइवेट में चले जाइए। अब बच्चे, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है मध्यम वर्ग से भी नीचे हो, गरीबी, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे वो छोटा सा ही प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी चाल? और एज ए रिजल्ट आने वाले दिनों में, यानी आप समझिए देश में 60% स्कूल सरकारी हैं और 40% प्राइवेट। लेकिन आंकड़ा देखिए उल्टा है कि उन 40% प्राइवेट स्कूलों में 60% देश के बच्चे पढ़ रहे हैं और 40% बच्चे अब सरकारी में हैं और वहां से भी पलायन हो रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ। मैं बड़ा ही अचंभित हुआ जब मैं आया आपके विद्यालय जो 1938 का है और स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड है, और मैंने देखा कि कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी बिल्डिंग बड़ी कमाल की, क्लासेस बड़े अच्छे बन रहे हैं, चेंज हो रहा है। मैंने मैनेजर सर की इस इनिशिएटिव की उनकी काफी तारीफ की। मैंने कहा सर ये दुनिया तक मैसेज जाना चाहिए कि आजमगढ़ का एक इंटर कॉलेज
इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर चुका है और उसको इंटीरियर का काम चल रहा है। तो आई थिंक इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं आपकी मैनेजमेंट। आई थिंक उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। तालियां हर अच्छी चीज के लिए होनी चाहिए जो हमारे समाज में एक सकारात्मक संदेश दे रहा हो, बदलाव। क्यों लगता है कि क्यों महिलाओं की संख्या एजुकेशन और हेल्थ केयर में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है? एनी रिस्पॉन्सेज, एनी आंसर? मैं चाहता हूं कि आप उस पर सोचें, बोलें। कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, मैडम बोलना चाह रही है, प्लीज माइक्रोफोन पास एक दूसरे को कीजिए। सिस्टरहुड, वेरी गुड। सेवा करने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड। तो देखिए, गुड, यही आप लोगों के अंदर टीम वर्क होनी चाहिए। जब कोई जवाब दे, आप उनको एप्रिशिएट करें। ये भावना पहले तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर ये डेवलप हो। स्किल का मतलब क्या होता है? काम करने का जो कुशलता, कौशल विकास कहते हैं ना, स्किल डेवलपमेंट। तो वो जो विभिन्न तरह के कौशल और तरीके, टेक्निक्स मतलब तरीके, जो टीचर यूज करता है स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज रखने में, ऑर्डरली यानी प्लान्ड तरीके से रखने में, फोकस्ड रखने में, अटेंटिव रखने में, ऑन टास्क यानी कोई ना कोई टास्क देकर उसको इंगेज रखता है, एंड एकेडमिकली प्रोडक्टिव, एकेडमिकली उन्हें परफॉर्मिंग बनाता है क्लास में, उसे क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? वो विभिन्न तरीके, वो स्किल्स एंड टेक्निक। मुद्दा क्या है? आपको डेवलप क्या करना है? वो कौशल, स्किल्स एंड टेक्निक यानी तरीके। आज के वर्कशॉप में हम लोग उसी पर आत्मविश्लेषण करेंगे कि वो कुशलता, वो तरीके कितने आपको पता हैं और कितने आपको डेवलप करने हैं। इन प्रैक्टिस के में आप एक्चुअली क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो लगेगा आपको मे अपीयर डिसेप्टिवली सिंपल, आपको लगेगा बड़ा सिंपल है, हम लोग तो रोज पढ़ाते हैं, कौन सी नई बात रंजन साहब सिखाने आ गए हमें, हम तो रोज 30-40 बच्चों को रोज क्लास में संभालते हैं। बट सक्सेसफुली and seamlessly integrating them into the instruction of students typically require a variety of sophisticated technique and a significant amount of skill and experience. लेकिन असली में अगर आप सफल तरीके से क्लास को चलाना चाहते हैं तो उसमें कई तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। ये सोफिस्टिकेटेड क्या है? एग्जाम्पल के लिए अब तो लेटेस्ट चैट जीपीटी, अच्छा स्मार्ट क्लास तो चलता है, इतना तो आप लोग यूज करते ही होंगे स्मार्ट क्लास, स्मार्ट टीवी पर वगैरह वगैरह। अब आ गया चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। आपको नहीं लगता है प्राइवेट स्कूल किस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे। जो सरकारी स्कूल पीछे रह जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल 20 साल पहले करेगा वो सरकारी तक पहुंचते पहुंचते 20 से 30 साल हो जाएगा। लेकिन बच्चे तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट पास कर चुके हैं और अब सबको आईआईटी में बैठना है, सबको मेडिकल में बैठना है, सबको यूपीएससी का एग्जाम देना है, सबको बड़े बड़े पदों के लिए करना है। अब कोई बेचारा किस्मत को हो रहा होगा कि मैंने तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, मेरे यहाँ एजुकेशन सिस्टम अपग्रेडेड नहीं था, मेरे यहाँ के सर मैडम को पता ही नहीं था इन सब बातों के बारे में, तो हम तो प्राइवेट स्कूल से पीछे हो गए। और मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि 2030 तक भारत में 30 मिलियन लोगों की, स्किल्ड लोगों की कमी होने वाली है सर्वे के अनुसार। अब आप सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं,
144 करोड़ का देश है हमारा, उल्टे मैन पावर शॉर्टेज। मैंने मैडम वर्ड यूज किया स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज, ये समझना जरूरी है। देखिए साक्षर हो गए, यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग लिखना सीख गए, नाम लिखना सीख गए, सिग्नेचर करना सीख गए, 1+1 2 लिखना सीख गए। ठीक है, वो तो सारे लोग सीख गए, 144 करोड़ जनता मान लीजिए सीख गई। अब कोई कह रहा है कि भाई वैकेंसी है 100, नौकरी है 100। अब 100 नौकरी है और 20,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं उस 100 नौकरी के लिए, तो कंपनी ऑब्वियसली स्क्रीनिंग प्रोसेस डिफिकल्ट रखेगी। अब आपने तो सिर्फ ए फॉर एप्पल सीखा, बी फॉर बॉल सीखा, लेकिन अगले ने उस साक्षरता के अलावा यह भी सीखा कि उस एप्पल के बागीचे को लगाया कैसे जाता है प्रैक्टिकली, वो बनाना की खेती कैसे की जाती है, बॉल को क्रिकेट में कैसे यूज किया जाता है। एज ए रिजल्ट वो 9वीं पास 10वीं पास है, पर वो भारत को क्रिकेट मैच में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्किल्ड हो गया। वो 10वीं पास होकर भी भारत का तेज गेंदबाज है, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। आप समझ गए होंगे किनका नाम ले रहा हूं, 10वीं पास। वो भारत को तीनों तरह के कप जिताने वाला अकेला कैप्टन है जो 12वीं पास है। आप समझ गए होंगे किसकी बात में कर, लेकिन वो स्किल्ड है, वो महारत हासिल कर चुका है अपने उस काम में। उसने बी फॉर बॉल, सी फॉर क्रिकेट पढ़ा था स्कूल में, उसको अपना नाम भी आता है, उसको इंग्लिश भी बोलना आता है, लेकिन अब वो कैप्टन भी है और उस खेल को दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से खेलना जानता है, वो स्किल्ड हो गया। लेकिन आपने अगले को पीएचडी बना दिया। बेटा क्या करोगे? सर हम पहले ग्रेजुएशन करेंगे। वेरी गुड बेटा। उसके बाद क्या करोगे? सर मास्टर्स डिग्री करेंगे। वेरी गुड बेटा। अब क्या करोगे? सर अब पिताजी कह रहे थे, अब्बू कह रहे थे, फादर कह रहे थे पीएचडी भी कर लो, वो भी कर लेते हैं। अब क्या करोगे? अब सोच रहे हैं अमेरिका जाएं। वेरी गुड। वहां क्या करोगे? वहां पर मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है फेसबुक, उसमें कोई नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी। या बिल गेट्स की कंपनी, नाम तो जानते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक मिल जाए तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। ये दोनों ने ना दुनिया को बदल के रख दिया। वेरी गुड। अच्छा बेटा आपको पता है ये दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, दोनों 12वीं पास है। अच्छा आपको नहीं पता था? नहीं। तो आप 12वीं पास की कंपनी में जा रहे हैं नौकरी खोजने, इतना विद्वान होकर, क्योंकि वो जो 12वीं पास दो लोग के नाम मैंने लिए ना, इनको अपनी उस 12वीं की शिक्षा के बाद जैसे ही कॉलेज का फर्स्ट ईयर में गए, इनके अंदर एक आइडिया आई, इन्होंने उस आइडिया के पीछे पागल हो गए, उस आइडिया पर काम करने लगे। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आपने किसी को साक्षर किया, लेकिन आपने उसके अंदर ज्ञान को लेकर कौतूहलता पैदा नहीं की, तो वो कल को डिग्री लेकर भी नौकरी के लिए ही दर बदर की ठोकरें खाएगा। बिजली का आविष्कार एडिसन ने, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने, फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। अरे कुछ हम भारतीयों पर के लिए भी तो छोड़ दो, कुछ तो आविष्कार हम कर। तो कहने का मतलब है कि हम भारतीय नौकर बनने की सोच के साथ पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ साक्षर रह जाते हैं। जी सर प्लीज गिव मी एन ऑर्डर सर, आई डू दैट। तो हम जो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्लास में जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, क्या हम उनके अंदर इनोवेटिव थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि वो ऑल्टरनेट थिंकिंग को बढ़ावा दे सके? ये सब जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं थोड़ा आप लोग भी सीख लीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल्टरनेट थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, ये सब एक ही शब्द के कई नाम हैं।
जिसके द्वारा बच्चों के अंदर एक ही समस्या को लेकर कई सुझाव, कई सोच आए कि इसको समाधान कैसे करें। वरना बेटा हमारे बाप दादा भी यही रटते थे, तुम्हें भी यही रटना है। तो याद रखिए, रतन टाटा साहब, कौन है रतन टाटा साहब? टाटा के चेयरमैन है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी। उनका कहना है, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। तुम वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो, तो वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि बदलाव जरूरी है? यानी बच्चों को लिटरेसी प्लस बट आज का डिमांड क्या है? लिटरेसी दीजिए और साथ में स्किल डेवलपमेंट भी कीजिए। दैट इज इक्वल टू एजुकेशन। इस स्किल डेवलपमेंट के साथ प्लस एक और प्लस जोड़िए, वैल्यूज, मूल्य, सिद्धांत। यानी लिटरेसी प्लस स्किल डेवलपमेंट प्लस वैल्यूज इज इक्वल टू एजुकेशन। हमारे यहां सिर्फ लिटरेसी पर बात खत्म हो गई। इसी लिटरेसी को आपने एजुकेशन समझकर कहा, तृप्त हो गए, साक्षात्कार हो गया हमें परमेश्वर का। हमने बच्चों को, देश को पूरा साक्षर कर दिया। केरला में स्किल डेवलपमेंट का अभाव है और इस स्किल डेवलपमेंट के अभाव के कारण वो केरला से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लैंग्वेज की समस्या। निस्वा इंटर कॉलेज आजमगढ़ ने लोकप्रिय प्रोजेक्ट उड़ान, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित है, के द्वारा 9 और 10 सितंबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन अपने शिक्षकों के लिए किया। 9 सितंबर को कक्षा प्रबंधन एवं 10 सितंबर को स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का सफल संचालन उड़ान प्रोजेक्ट के मुख्य संचालन रश्मि रंजन के द्वारा किया गया, जिनके मार्गदर्शन में विद्यालय के शिक्षकों में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ एवं आजमगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए कई नए आयामों को छूने के तरीकों पर मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक तारिक ख्वाजा के अभूतपूर्व प्रयासों की काफी सराहना की गई। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा अप्रूव प्रोजेक्ट है। तो इसके द्वारा हम लोग यूपी के तमाम जो शासन से के अंदर आने वाले जितने भी स्कूल्स हैं उनकी गुणवत्ता को सुधार रहे हैं। उड़ान प्रोजेक्ट के अंदर 2019 से जब से ये अप्रूवल मिला और कई विद्यालयों में ये कार्यक्रम हो चुका है। गोरखपुर के बहुत सारे जैसे एमजी इंटर कॉलेज, ज्योति इंटर कॉलेज, जुबली इंटर कॉलेज और अब आजमगढ़ में भी निस्वा इंटर कॉलेज में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता को, स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जा रहा है 2 विषयों पर। एक है कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट और दूसरा हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के परिवेश में जहाँ शिक्षक बदलते हुए टेक्नोलॉजी परिवेश में अपने आप को कैसे ढालें, कैसे बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, कैसे नई तकनीकें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कक्षा प्रबंधन में कर सकें और भी कई विषय की कैसे वह टीचर से कोच, कोच से मेंटर बन सकें, जैसे अनेकानेक मुद्दों पर टीचर्स का ध्यान आकर्षित करके उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, उन्हें करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है।